पावरिका एक इंटीग्रेटेड पावर सॉल्यूशंस कंपनी है जो डीजी सेट्स और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों सेक्टर में काम करती है, लेकिन कंपनी का बड़ा हिस्सा अभी भी जनरेटर बिजनेस पर निर्भर है। इस कंपनी के आईपीओ में निवेशकों को निवेश करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या खास है कंपनी की प्लानिंग और भावी योजनाएं, इस पर बात करेंगे कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रितेश अग्रवाल से। मैं हूं कमल शर्मा। प्रदीप जी, रितेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार कमल। नमस्कार। रितेश जी, आप पावरिका का आईपीओ खुलने का आज दूसरा दिन है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है रिटेल इन्वेस्टरों का? सो कमल जी, थैंक यू हमें बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। सो रेस्पॉन्स तो ठीक ही चल रहा है अभी तक, और अभी 2 दिन हमारे पास और हैं। कल भी है, कल एक छुट्टी का दिन है और शुक्रवार तक हमारी इशू चालू रहेगी। सो हम ये मानते हैं कि हम हमारी जो बिजनेस है और हमने जो बिजनेस बनाई है पिछले 42 सालों में, तो वो जो वैल्यू क्रिएशन हमने बनाई है, हमारे स्टेक होल्डर्स जो हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा है। और हम ये मानते हैं क्योंकि हमने जो करार रखी है, जिस तरह से हमने क्रिएशन किया है और लोगों के साथ मिल करके जुड़ करके एज अ पार्टनरशिप करते हैं, चाहे वो हमारे पार्टनर हो, कस्टमर हो, वेंडर हो, हम सब के साथ पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करते हैं। सो हम ये मानते हैं अच्छा ही होगा। जी, और जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, यानी जो बड़े निवेशक जिनको माना जाता है, उनकी ओर से कैसा रिस्पांस है? ये तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। आपने देखा होगा कि जी एंकर जो पहले दिन खुली, उस एंकर में हमारे साथ जुड़ने वाले निवेशक जो हैं, वो सारे देश के बड़े निवेशक रहे हैं। सारे बड़े म्यूचुअल फंड, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है, बंधन म्यूचुअल फंड है, आईटीआई म्यूचुअल फंड है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी से हैं, एडलवाइस इंश्योरेंस है, कोटक इंश्योरेंस है और निपन इंश्योरेंस कंपनी है। कुछ बाहर से हैं, सो एफआईआईज के भी हैं, जिसमें अशोक वाइटॉक के हैं, और साथ में अमुंडी जो एसबीआई के ऑफशोर यूनिट है वहां से भी है। जी। सो अब बहुत वाइड मिली है और बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स आए हैं। जी रितेश जी, अब देखिए, कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी का काम, कंपनी की रेपुटेशन से एक अलग होती है, लेकिन हम इससे इग्नोर नहीं कर सकते कि बाजारों पे दबाव, जो यूएस और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उससे हम देख रहे हैं कि चाहे कोई भी एसेट्स क्लास हो, शेयर बाजार हो या एग्री नॉन एग्री कमोडिटी, जो वहां पर एक प्रेशर बना हुआ है। इस प्रेशर के अंदर आपका कुल सब्सक्रिप्शन कैसा रहने की उम्मीद है? सब्सक्रिप्शन तो सर ये तो बाजार के अधीन आती है, जी जी और ये तो चौथे दिन में ही पता चलता है। हम हमारे निवेशकों के ऊपर, हमारे मतलब हम हमें पूर्ण विश्वास है हमारे निवेशकों के ऊपर में। सो हम मानते हैं अच्छा ही होगा। जी। प्रदीप जी, सवाल आपसे कि पावरिका का बिजनेस मॉडल और मार्केट प्रेजेंस क्या है? सर, पावरिका जो है करीब 42 इयर्स ओल्ड कंपनी है। जो पावर, जैसे पावरिका नाम है तो पावर के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जी और हमारे दो इसमें वर्टिकल हैं। एक वर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो रिन्यूएबल पावर से जुड़ा हुआ है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है उसके अंदर 3 बिजनेस स्ट्रीम है। एक बिजनेस वर्टिकल के अंदर हम लोग कमिंस का इंजन लेके उसके अंदर बैलेंस ऑफ प्लांट को ऐड करने के बाद में डीजल जनरेटर सेट बनाते हैं। तो करीब 70% ऑफ द बिजनेस जो हमारा है वो डीजल जनरेटर सेट का है, जिसमें पावर्ड बाय कमिंस इंजन है। तो कमिंस का इंजन के साथ में उसमें अकॉस्टिक्स प्लस कंट्रोल सिस्टम्स प्लस बेस प्लेट, तो वो सारा पूरा उसको हमारी फैक्ट्री के अंदर असेंबल किया जाता है। और बैलेंस ऑफ प्लांट को जोड़ने करने के बाद में साइट पे इंस्टॉलेशन करते हैं। 7.5 केवीए से लेकर 3000 केवीए तक का इंजन होता है, हाई स्पीड इंजन होता है और डीजल के ऊपर चलता है। उसमें कस्टमर का एंगेजमेंट हमारा रहता है, प्लस और मतलब पूरा जो मतलब
60% उसमें इंजन की कॉस्ट रहती है, बाकी 40-50% कॉस्ट हमारी रहती है। तो ये एक हमारा एक मेन वर्टिकल है जो 40 साल से हमारा मेन बिजनेस डीजी सेट का है। इसके साथ में जो बड़े इंजन होते हैं जो कंटिन्यूस पावर सप्लाई करते हैं, उसमें हुंडई कोरिया का एक हमारा एसोसिएशन है, पार्टनरशिप। कोरिया से हम इंजन इंपोर्ट करते हैं और उसको कंप्लीट असेंबल करके, उसका भी वही बैलेंस ऑफ प्लांट का काम रहता है। लेकिन जहाँ कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए होती है, जैसे न्यूक्लियर पावर है या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या एचपीसीएल बीपीसीएल रिफाइनरी को कंटिन्यूस पावर सप्लाई होती है, वो हम इंजन बड़े बड़े इंजन बनाते हैं, जैसे शिप इंजन होते हैं। तो वो हमारा दूसरा एक वर्टिकल है। और तीसरा हमारा एक अलाइड बिजनेस है, जहाँ पे हम लोग मतलब डिफेंस के कुछ काम हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल पैनल्स का काम है, एकॉस्टिक्स का काम है, उस तरह के कुछ काम करते थे। ये 3 वर्टिकल है। इन तीनों वर्टिकल्स का मिला के करीब 80 से 85% का हमारा कंपनी का टर्नओवर आता है और करीब 55% का प्रॉफिट मार्जिन इबेडा आता है। तो ये हमारा एक वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल हमारा रिन्यूएबल पावर का है, जो हमने 2008 में शुरू किया था कंपनी को डेप्रिसिएशन का और टैक्स बेनिफिट देने के लिए। क्योंकि कंपनी की कंट्री का पॉलिसी था कि जो भी आप रिन्यूएबल पावर लगाएंगे उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो वहां से हमने 2008 में रिन्यूएबल पावर लगाई थी। तो रिन्यूएबल पावर साथ में ऐड करने के साथ साथ हमने बैलेंस ऑफ प्लांट का बिजनेस भी सीख लिया था कि लैंड कैसे परचेज होती है, विंड मास्ट कैसे लगते हैं, ग्रिड कैसे बनाई जाती है, सब स्टेशन कैसे बनाते हैं, फाउंडेशन कैसे बनाते हैं। तो जब से हम लोग आईपीपी विंड पावर प्रोजेक्ट लगाते भी हैं और साथ में अपने लिए भी लगाते हैं और दूसरी कंपनियों के लिए भी लगाते हैं ईपीसी का बिजनेस। तो 2 हमारे वर्टिकल हैं रिन्यूएबल पावर में, एक आईपीपी बिजनेस जो हमारी खुद की कंपनी के लिए, और एक हम प्रोजेक्ट लगा के दूसरी कंपनियों को सेल कर देते हैं। तो आज की डेट में हमारे पास 331 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट है जो हमारी खुद की कंपनी के लिए है, और एक हमारा बीओपी का बिजनेस है जो हम लगा के दूसरी कंपनियों को सेल कर देते हैं। तो ये 2 हमारे वर्टिकल हैं जो रिन्यूएबल पावर के अंदर है, जिसमें टोटल टर्नओवर हमारा 15-16% का है टॉप लाइन और करीब 45% का बॉटम लाइन है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग रिन्यूएबल पावर को बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये जो आईपीओ आ रहा है इसमें करीब 400 करोड़ का ओएफएस है, 700 करोड़ का प्राइमरी है। जी। वो 700 करोड़ के प्राइमरी से एक बार हमारी कंपनी पे जो 525 करोड़ का लोन है वो लोन को चुका देंगे। लेकिन फ्यूचर में हम विंड पावर के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहेंगे, और विंड पावर के बिजनेस को जो एक्सपैंड करेंगे उसमें 70% हम डेट वगैरह लेंगे और उसके साथ बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। इसके साथ में एक यूएसए की कंपनी है जी वर्नोवा, उसके साथ में हमने 2000 मेगावाट का एक इक्विटी पार्टनरशिप भी किया है अपनी कंपनी के अंदर, जिसमें वो लोगों ने 49% इक्विटी हमारी कंपनी में डाला है और 51% पावरी का है। तो वो 2000 मेगावाट का हम लोग विंड पार्क डेवलप करेंगे और फिर हम उसको प्रोजेक्ट को डेवलप करके आईपीपी कस्टमर को सेल करेंगे। तो ये मोटा मोटा हम लोगों का एक बिजनेस प्लान है, डीजी सेट में बिजनेस को एक्सपेंड करना और विंड पावर के अंदर बिजनेस को एक्सपेंड करना। तो प्रदीप जी, जैसे आपने विंड पावर पे ज्यादा जोर दिया है, लेकिन क्या जिस तरह अभी भारत में तो आप हम देख रहे हैं कि सोलर पावर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, घर घर सोलर भी आ रहे हैं, सोलर पार्क बन रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लग रही है। तो क्या आपकी कंपनी की आगे प्लानिंग सोलर पावर को लेकर के भी है? सर ऐसा है कि अभी जैसे आपने ये जो वार वगैरह देख जो चल रहा है ये मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो अल्टीमेटली रिन्यूएबल पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कंट्री के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी। ताकि जितना ऑयल पे डिपेंडेंट हम कम रहेंगे उतना एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री के लिए चाहिए। और बिल्कुल। विंड और सोलर जो है वो भगवान की देन है बेसिकली, उसके लिए सिर्फ एक कैप मशीन लगती है, बाद में तो विंड और सोलर फ्री है। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी ये फोकस है कि कैसे भी करके रिन्यूएबल पावर को बढ़ावा दिया जाए। तो 500 गीगावाट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है 2030 तक। अभी हमारे पास 268 गीगावाट रिन्यूएबल पावर लगा हुआ है, जिसको 500 गीगावाट करना है 2030 तक। तो जो सोलर अभी 140 गीगावाट है वो उसको टारगेट है 300 गीगावाट करने का। विंड पावर जो 54 गीगावाट इंस्टॉल्ड है उसको 110 गीगावाट करना है, और बाकी बायो वगैरह करना है। तो हम लोगों का मेन फोकस अभी विंड पावर के अंदर ही, क्योंकि विंड पावर डिफिकल्ट है लगाना। सोलर के अंदर क्या है प्रॉब्लम कि शाम को 6 बजे के बाद सोलर सनसेट हो जाता है। तो आपको पीक पावर के अंदर जो रिक्वायरमेंट मेन है 6 बजे की बाद की पावर के लिए, तो उसको बैटरी साथ में लगानी पड़ेगी। तो उसको स्टोर करने के लिए अभी बैटरी क्या है, बैटरी पावर जनरेट नहीं करती है, बैटरी सिर्फ स्टोर करती है।
तो और बैटरी क्या है अभी, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सेटअप करने में। जी तो जी 500 गीगावाट के अंदर बैटरी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन 5-1% कंट्रीब्यूशन रहेगा 2030 तक। तो 25-30 गीगावाट बैटरी आ पाएगी। तो हमारा ऐसा है कि हम फोकस हमारा विंड के ऊपर ही रहेगा, लेकिन विंड के साथ में जैसे विंड सोलर हाइब्रिड या बैटरी साथ में अगर कुछ कम्बिनेशन करना पड़ेगा, जैसे 70% विंड, 30% सोलर, 10% बैटरी, ऐसा कुछ कम्बिनेशन अगर राउंड द क्लॉक पावर देनी पड़ी ग्रिड को स्टेबल करने के हिसाब से, उस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन प्योर सोलर हम नहीं करेंगे, या सोलर डोमिनेटेड प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे, बिकॉज सोलर इज वेरी इजी टू पुट, एंड उसमें इतना फाइनेंशियल हमको नहीं लगता है कि इतना आईआरआर वगैरह बनता है। विंड डिफिकल्ट टू पुट, विंड में हमारी एक्सपर्टीज है, और विंड में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी एंड आईआरआर बेटर है। तो हम लोग विंड डोमिनेटेड प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट लगाएंगे। तो सर विंड पावर सेगमेंट का कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में कितना योगदान होगा? सो अभी हम लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि 15% विंड का टॉप लाइन है और 85% हमारा डीजी सेट का कंट्रीब्यूशन है। तो फ्यूचर के हिसाब से भी लगता है कि ये जो 85-15 का है, ये बेसिकली रेंज जो रहेगी इसकी, क्योंकि डीजी सेट के अंदर भी 10 से 12% की ग्रोथ होती रहेगी बिजनेस के अंदर, क्योंकि डेटा सेंटर के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ हमको दिख रही है। क्योंकि अभी टैक्स एडवांटेज दिया है इस बार के बजट के अंदर 2047 तक, 25 साल का जी टैक्स एडवांटेज दिया है डेटा सेंटर में, और डेटा सेंटर में मेन डीजी सेट ही लगता है उसकी बैकअप पावर के लिए। तो डीजी सेट में भी ग्रोथ अच्छी लग रही है हमको, 11-12-15% की। तो उसके हिसाब से, और विंड पावर में भी प्रोजेक्ट लगाने में टाइम लगते हैं। तो हमको लगता है कि ये जो रेशो है ये सब 75-25, 80-20, उसी की रेशो के अंदर हमारा जो डीजी और विंड पावर है, उसकी रेशो में टॉप लाइन बेसिकली ऐसे ही रहेगी। 75% से लेकर 80% के बीच में डीजी सेट रहेगा, और 25% से 20% की रेशो में विंड पावर रहेगा। जी रितेश जी, जस्ट अब ऐड देखिए। करना चाहूंगा, जी जस्ट इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ करिए जी। हमारे जो डॉक्यूमेंट में हमने डाला है, सो आप यदि इंडस्ट्री रिपोर्ट रेफर करेंगे जो एफएनएस ने इशू किया है, उस रिपोर्ट के अनुधारित 10.5% का CAGR वो है 2026 से 2030 के बीच में। जी दूसरा सेगमेंट, जब हम डेटा सेंटर की बात करते हैं, सो ये बजट के पहले रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 27% का CAGR डेटा सेंटर के ऊपर बताया गया है। अब बजट आने के बाद काफी कुछ चेंज हो चुके हैं। So, यदि आप इन्हीं को मानते हैं तो आपको समझ में आ जाती है कि इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे जाता है, और हम उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पोजीशन अपना रखते हैं। वन ऑफ द पोजीशन हमारी है, तो हमारे ग्रोथ जाएंगे। दूसरी जी बात करते हैं विंड विंड का। जी सो विंड, आपने कहा कि हमारा विंड कहाँ जा रहा है। सो विंड में आपने यदि हमारे पेपर में देखा होगा, हमने 250 मेगावाट का विंड का पाइपलाइन हमने बताया हुआ था। प्लस हम आज के दिन में हमें 330 मेगावाट रनिंग है, 50 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 100 हमने जीत लिया है। आउट ऑफ द 250 मेगावाट की जो हम बात करें, 250 मेगावाट पाइपलाइन, उसमें 100 हम जीत चुके हैं। जो जो 100 अब 1.5 से 2 साल के भीतर में वो आ जाएगी। 50 मेगावाट जो है वो नवंबर के पहले ही आ जाएगी। सो हम 400 मेगावाट तक रनिंग हो जाएंगे, 385 के आसपास हो जाएगी। प्लस 100 मेगावाट हमने जीता है, वो 1.5 साल के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद 150 मेगावाट हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पाइपलाइन है, जो हमने डॉक्यूमेंट में डिस्कस किया हुआ है। वो फिर ग्रेजुअली जैसे बिड आती है, हम बिड पार्टिसिपेट करेंगे एंड वो आ जाएंगी। सो जी अभी तक का रूपरेखा ये है। आगे की जैसे जैसे आते रहेगी, वैसे वैसे हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो रितेश जी, यहाँ पर अब ये बात आती है कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ और रेवेन्यू ट्रेंड्स कैसे देखते हैं आप आने वाले समय के लिए? सो सर, आने वाले के समय से पहले मैं पीछे जाना चाहता हूँ एक बार। जी जी यदि हम पीछे जाते हैं, तो हमें लगता है कि रेवेन्यू का ग्रोथ जो है, CAGR, उस 5% लोग कहते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा और ब्रेक करना चाहता हूँ। तो जैसे हमारे बहुत सारे बिजनेस हमने बात की, जैसे कमिंस का सबसे बड़ा बिजनेस होता है जो 70% का टोटल रेवेन्यू में आता है। उस 70% का यदि हम CAGR 2023 से 2027 की 2023 से 2025 की बात करते हैं, तो वो 17% से ज्यादा है। दूसरी बात करते हैं अलाइड बिजनेस, जो हमारे कोर बिजनेस का पार्ट होता है। उसमें भी हमारा क्लोज टू 16.5-17% का CAGR होता है पिछले 2 सालों में। MSLG बिजनेस एक प्रोजेक्ट लेवल का बिजनेस होता है,
जिसमें प्रोजेक्ट, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं उस तरह का रेवेन्यू आता है। सो ये स्टेडी बिजनेस नहीं चलता, तो इसीलिए हम उसको कोर बिजनेस नहीं कहते, उसको एडिशनल बिजनेस कहते हैं। तो हम कोर बिजनेस की बात करें तो 17% का एनुअल सीएजीआर चल रहा है। नॉन कोर बिजनेस, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आता है वो एडिशनल रेवेन्यू आता है। विंड बिजनेस जो है, आप यदि देखेंगे तो फ्लैट रहा है आईपीपी में। फ्लैट रहने का कारण है हमारे नए प्रोजेक्ट जो थे अंडर कंस्ट्रक्शन में थे, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट कहा 50 अभी हमने कमीशन किया है फरवरी में, और 50 नवंबर तक हो जाएंगे, और 100 की बात हमने कर ली। बीच में आपने देखा होगा एक रेवेन्यू कम हुई थी, 218 करोड़ से 201 करोड़ के आसपास पहुंच गई 2024 से 25 में। इसका कम होने का कारण था हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, हमारे पास कुछ 26 मेगावाट की एसेट तमिलनाडु में थी। उस एसेट को हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, पावर परचेज ब्रेक की अपॉर्चुनिटी आई, और हमारे पास उस एसेट का 10 साल का लाइफ बचा हुआ था। तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर लिया। कस्टमर हमारे पास खड़े थे, तो उन्होंने हमसे दुगने दाम में, जो 10 साल में हम पैसे बनाते उस पैसे के हिसाब से दुगने दाम में आज उन्होंने हमसे मांग ली, हमारा प्रॉफिट दुगने में मिल गया। तो वो हमें बहुत वाजिब लगा, और हमने उससे वो एसेट बेच लिया और उसको मोनेटाइज कर लिया। सो जो उसका एक 85 करोड़ का गेन आपको प्रॉफिटेबिलिटी में 2024 में दिखता है। जी तो प्रॉफिटेबिलिटी यदि बात करते हैं हम, तो यदि हम उस एक वन टाइम गेन को हम हटा देते हैं, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी 106 करोड़ से 141 करोड़, 141 करोड़ से 176 करोड़, 176 करोड़ से अभी 6 महीने में 134.55 करोड़, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। एबिडा की यदि बात करते हैं, सो जेनसेट में जो एबिडा है हमारा 10% के आसपास रहा है। यदि हम वित्त वर्ष 2024 की बात करें, जेनसेट में आपको थोड़ा मार्जिन ज्यादा दिखता है। इसका दो कारण होता है। एक, उस हमारे जो व्यूअर हैं उनको पता भी होगा या ना, तो जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहती है, उस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आज जैसे हर जगह पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की वो चल रही है, तो सरकार ने एक स्टेप लिया कि हम सीपीसीबी 2 से सीपीसीबी 4 जाएंगे। तो जी 2023 में ये आने की बात थी। जुलाई 2023 में फिर उनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिला, तो वो जुलाई 2024 से आई। अब जुलाई 2024 में जब वो आ रही थी तो हमें सबको पता था कि ये चेंज होने वाला है, शायद ना मिले, थोड़े समय के लिए डिसरप्शन हो सकता है, और दूसरा हमें पता है कि प्राइस तो बहुत बढ़ने वाली है। तो अब जब प्राइस बढ़ने वाली है तो जो भी खरीदार हैं उनको पता था प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम खरीद लेते हैं। आज मिल रही है, थोड़ी बंद हो जाएगी तो हम खरीद लेते हैं। अब सबने खरीदनी चालू की, और हमारे जो हमारे प्रिंसिपल्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बने हुए हैं, तो हमारे पास इंजन मिल गई थी, हमने बेच लिया। उस साल में हमें प्राइस भी अच्छी मिल गई, तो थोड़े मार्जिन अच्छे बने। अब आते हैं अगले साल 2025 में। जी 2025 में मार्जिन कम हो जाता है। कम होने का कारण है, एक तो प्राइस बढ़ गई, 25 से 30% की प्राइस बढ़ गई। दूसरे दूसरे आते हैं कि बीच में 2-3 महीने, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आने में थोड़ा आपको थोड़ा समय लगता है स्टेबलाइज होने में। तो आप मार्केट में आप कस्टमर को अचानक से बोलेंगे जी आपका 100 रुपए का माल था, अब 130 रुपए 135 रुपए हो गया, तो उसको भी थोड़े शौक लग जाते हैं, तो वो जी कहते जी हैं जी नहीं बिल्कुल। आप सपोर्ट करो। तो जैसे आज कोई भी बिजनेस में होता है वो सपोर्ट होती है इसके कारण। अब 6 महीने में हम आते हैं, हम वापस जहां थे पहुंच चुके हैं। यदि हम 6 महीने का जो रेवेन्यू जी और प्रॉफिटेबिलिटी हम पहुंच चुके हैं। जी आगे के सालों में हमने ऑलरेडी बात की कि हमारी ग्रोथ जो इंडस्ट्री रिपोर्ट कहता है और बजट में जो आए हैं उसके हिसाब से हम कहाँ पहुंचने वाले हैं दोनों बिजनेस के लिए। जी। और ये रितेश जी की जो आईपीओ से जुटाई गई राशि में डेप्ट रिडक्शन 525 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कितना पॉजिटिव है? फिर से बोलिए। कि जो आपने आईपीओ से जो जुटाई गई राशि रहेगी उसमें हाँ से जी। आपने लिखा है कि भाई 525 करोड़ रुपए डेप्ट रिडक्शन होगा। यस। इसका इस रकम का ये इस्तेमाल कितना पॉजिटिव है? 100% डेट रिपेमेंट में ही जाएगी, क्योंकि आज के दिन में हमारे बुक्स में 572 करोड़ का डेट है। जी उस 572 करोड़ में 525 करोड़ तो डेट रिपेमेंट में चले जाएगी, और उसका सीधा फायदा हमारे बॉटम लाइन के पीएनएल में मिलेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी इस ब्याज एक बचेगी। सेकंड, इससे इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होगा। आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लेवरेज और स्ट्रेच होने के बाद ही लोग आईपीओ में आते हैं।
लेकिन हमारी पहली मतलब वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी होगी जिसमें 100% डेट फ्री कंपनी आईपीओ के अंदर जा रही है। और फ्यूचर जो एक्सपेंशन हमारे होंगे वो हम लेवरेज करेंगे। तो हम भी डेट फ्री और मतलब करेंगे, और इन्वेस्टर जो हमारे नए शेयर होल्डर आएंगे वो भी डेट फ्री से शुरुआत करेंगे। तो ग्रोथ एंड लेवरेजिंग दोनों का फायदा हमें भी मिलेगा और नए शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। ये एक यूएसपी है जो शेयर होल्डर्स को समझाने की बात है कि भाई आप एक डेट फ्री कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहां से जो ग्रोथ एंड लेवरेजिंग दोनों का फायदा नए शेयर होल्डर को भी मिलेगा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी मिलेगा। तो प्रदीप जी, यहाँ मैं एक और सवाल आपसे लूंगा कि जब कंपनी का डीजी सेट बिजनेस पर ज्यादा निर्भर होना कितना बड़ा रिस्क है? नहीं, कोई रिस्क नहीं सर। 40 साल से हमारा बहुत अच्छा एसोसिएशन कमिंस के साथ चल रहा है, और वो तो और अगले 50 साल करना चाहते हैं। दूसरा, हुंडई की जो पार्टनरशिप है वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन जैसे कमिंस के साथ है, ऐसे ही हुंडई के साथ हमारी एसोसिएशन पिछले 12-15 साल के साथ है। जी वर्नोवा और वेस्टास के साथ जो वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज विंड पावर के अंदर लीडर्स हैं उनके साथ में हमारी एसोसिएशन है। शनाइडर के साथ एसोसिएशन हैं। तो ये जो पार्टनरशिप्स हैं हमारी इन 5 लोगों के साथ में, कमिंस, हुंडई, वेस्टास, जी, शनाइडर, ये 5 एसोसिएशंस हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनके बेसिस के ऊपर हम ये बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। और ये मतलब बेसिकली बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप्स हैं। तो इसमें हमको ऐसा नहीं लगता कि ये 40 साल की पार्टनरशिप और जी एसोसिएशंस अगले 30-40 साल तक, हम तो चाहते हैं कि मतलब अगले 20-30-40 साल आराम से चलेंगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया जी की जीडीपी आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, और जीडीपी का डायरेक्ट कोरिलेशन पावर के साथ है। अगर छह बिल्कुल। परसेंट जीडीपी है तो 6% पावर की डिमांड रहेगी, 8% जीडीपी है तो 8% पावर की डिमांड रहेगी। और पावर के लिए दो चीज चाहिए, एक आपको रिन्यूएबल पावर चाहिए और दूसरी आपको बैकअप पावर चाहिए। जितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगता है उतनी आपको बैकअप पावर चाहिए। अगर आपको रियल स्टेट में जाएंगे तो हाई राइज बिल्डिंग बनेगी तो उसके लिए भी आपको लिफ्ट के लिए आपको बैकअप पावर चाहिए। हाईवे चाहिए, कोई भी मतलब आपको चाहिए, बैकअप पावर के बिना काम नहीं होता। डीजी सेट आज की डेट में इंश्योरेंस बिजनेस हो गया है, वो चलता नहीं है लेकिन आपको एक ग्रीन कलर का वहां पे बॉक्स आपको रखना पड़ता जी है। जी इसी तरह आपको रिन्यूएबल पावर में विंड या सोलर पावर आपको चाहिए, और हमारी एक यूनिक कंपनी है जो डीजी सेट की पावर के अंदर भी है और रिन्यूएबल पावर के अंदर भी है। तो फ्यूचर मैं तो अपनी कंपनी का बहुत अच्छा देखता हूँ, बाकी आप जैसा इन्वेस्ट करेंगे जी जी। उसके हिसाब से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर सर बिना पावर के कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। चाहे हम इंडस्ट्री चलाएं, चाहे हम और कोई भी काम करें, सभी जगह पावर की जरूरत है। चाहे कम पावर लगे, कहीं ज्यादा पावर लगे। और यहाँ रितेश जी, मैं अब देखिए, इसमें सारी बातें बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत सामान्य बात भी होती है कि जो कंपनी है उसके सामने सबसे बड़े रिस्क फैक्टर क्या है, चाहे वो कंपटीटर से हो चाहे खुद से हो। सो सर, रिस्क फैक्टर जैसे हमारे जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जो हमने डिस्क्लोज किया है, जी जी जैसे एक रिस्क फैक्टर में हमें कहा जाता है कि हमारी जनरेटर सेट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आती है, जो हमने बात की। सो जनरेटर सेट से रेवेन्यू आती है, और पहले तो ये पूरी 100% आती थी। ग्रेजुअली हमने विंड एसेट भी बनाई। तो विंड एसेट बनाने का कारण जो हमने किया, एडिशन किया, डाइवर्सिफिकेशन किया। तो पहले जो ऑब्जेक्टिव रही थी डेप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट थी, बाद में ये ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेस बन गया। 2017 के बाद से ये हमारा बिजनेस बन गया, एडिशन। सो रिस्क आइडेंटिफाइड जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बताई जाती है, बट हम उनको अपॉर्चुनिटी मानते हैं। सो जितने भी रिस्क है वो कन्वर्ट होते हैं अपॉर्चुनिटी में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल। एमिशन की बात करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, एमिशन की बात करते हैं। जैसे पोल्यूशन आती है, यदि जनरेटर सेट से एमिशन निकलती है और पोल्यूशन क्रिएट होता है, सो वो चैलेंज है। बट उस चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर ली, और हमारी कंपनी है एसोसिएट कंपनी प्लैटिनो, जहां से हम रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस की एक इंस्ट्रूमेंट है वो बेचते हैं। वो उसको हम जो पुराने जेनसेट है उसमें लगाते हैं। उसको लगाने से जो पोल्यूशन का आता है, जितने भी एमिशन होते हैं, वो वहां से कंट्रोल हो जाते हैं। सो कंट्रोल 85 से 90% तक वो कंट्रोल करते हैं। सो हर रिस्क है वो दिए हुए हैं। अब हमने डॉक्यूमेंट में लिख दिए जितने भी पॉसिबल रिस्क
एसोसिएटेड हो सकते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो हमने हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हमने लिख दिया है। जी। और मैं रितेश जी और प्रदीप जी, आपके पावरिका के आईपीओ के सक्सेस होने की और बेहतर लिस्टिंग, क्योंकि देखिए निवेशकों को तो वही पहले मजा आता है कि भाई लिस्टिंग कैसी हुई, वो लिस्टिंग अच्छी होने की मैं उम्मीद करता हूं। आप का धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।